किसी और की गाड़ी क्यों? सत्यकाम के पास तो खुद की गाड़ी है। हाँ हाँ थी ना, लाल रंग की। लेकिन कल किसी दूसरी गाड़ी में आया था। कितने बजे? वक्त का तो पता नहीं ब्योमकेश भैया, लेकिन 12 बजे के पहले ही आया था। मैं उस चौधरी विला के बाहर जो पेड़ है वहां छुप के खड़ा था उस पाजी को पकड़ने के लिए, और वहां मच्छर बहुत परेशान कर रहे थे, तभी मैंने देखा। देखो अन्नपूर्णा, मुझे और परेशान मत करो। जाओ, गेट लो। साला कमीना कहीं का। और तुम भाग गए क्यों? क्या अकल पाई आपने? गाड़ी वहां रुक गई थी ना, मुझे लगा कि आज ये मुझे अकेला नहीं मिलेगा। अच्छा नंद, गाड़ी का नंबर तो देखा होगा? अरे कैसे देखूंगा, एक तो वहां पर बहुत अंधेरा था, ऊपर से गाड़ी बहुत दूर थी। नहीं, अजीत एक मिनट। नंद, हाँ? उस लड़की का नाम क्या बताया तुमने? अरे बाबा, सत्यकाम के साथ एक लड़की थी ना। देखो अन्नपूर्णा, मुझे और परेशान मत करो। गेट लो। अरे हाँ, अन्नपूर्णा कह रहा था और अंग्रेजी में गाली गलौज कर रहा था। अन्नपूर्णा? सत्यकाम दास के काम का एक और नमूना है, नाम है अन्नपूर्णा। उसके बाद क्या हुआ पता है? मैं गली से मुड़ा ही था कि एक जोरदार धमाका हुआ। गोली की आवाज? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। डर के मैं भी वहां से भाग निकला। परसों की बात है, शैलेन डॉक्टर को गिरफ्तार करके ले गए थे वो लाल बाजार के गोरे पुलिस वाले, इसीलिए और हिम्मत नहीं हुई। अजीत, भूख लगी है, चलो घर चलते हैं। सत्या इंतजार कर रही होगी। नंद, तुम अगर कल सत्यकाम की पिटाई करने के लिए वहां रुक जाते तो शायद आज सत्यकाम। खैर जाने दो, चलो। फिलहाल मोहल्ला छोड़ के कहीं नहीं जाना। हा? याद रखना नंद। नमस्ते, मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, लेकिन डिटेक्टिव नहीं, सत्यान्वेषी। खैर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन आप यहाँ कैसे? परसों यानी शनिवार की रात आपकी इसी गाड़ी में बैठ के सत्यकाम दास चौधरी विला यानी अपने घर के सामने उतरे थे, और यकीनन आप भी गाड़ी में मौजूद थी। दुर्भाग्यवश आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास चश्मदीद गवाह है। हाँ ठीक।
तो फिलहाल तो कुछ खास नहीं, लेकिन अब आप मुझे बताएंगी कि उस रात को, यानी जिस रात सत्यकाम का खून हुआ था, आप वहां क्या कर रही थी और सत्यकाम के साथ आपकी क्या बात हुई थी? अगर कहूँ कि वो निजी मामला है, मैं बता नहीं सकती। बता सकती हैं, बेशक बता सकती हैं। याद रखिए, ये खून का मामला है। सत्यकाम को आखिरी बार आपने जिंदा देखा था। एक और बात सुन लीजिए, शायद आपको पता ना होगा, सत्यकाम 3 दिन पहले मेरे घर आया था। उसने खुद मुझसे कहा था कि कोई उसका खून करना चाहता है, और अब मुझे ही उसके मौत के रहस्य पर से पर्दा उठाना है। इसलिए जब तक इस मृत्यु के रहस्य का पता नहीं चलता, मैं शांत नहीं बैठूंगा अन्नपूर्णा देवी। बाकी आपकी मर्जी है। ये विदेश नहीं है सत्यकाम। हमारे देश में ये बात किसी पुरुष के लिए जितनी आसान है, वही किसी महिला के लिए ये बहुत ही कठिन है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हम दोनों ने सुनो 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 सुनो, बाप के नाम के बिना बच्चे की कोई पहचान नहीं होती। मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, उसके पास जाके चुपचाप। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? क्यों कह रहे हो ऐसा? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, ठीक है? तुम जो चाहे कर लो। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। देखो, मुझे पुलिस वुलिस की धमकी तो देना मत, वो सब मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। जाओ, अब जाओ, जाओ 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 जाओ। ये क्या, तुम गई नहीं अभी तक? हाँ? देखो अन्नपूर्णा, मुझे और परेशान मत करो। गेट लॉस्ट। अगर मुझे सत्यकाम का खून करना ही होता तो कब का कर देती। मेरे पास मौका भी था। सत्यकाम ने जब पिता के फर्ज से मुंह मोड़ लिया, तो क्या आपके मन में उसके लिए आक्रोश या गुस्से की भावना नहीं जन्मी? गुस्सा तो बहुत आया था। सत्यकाम तो मर चुका है, अब गुस्सा ठंडा हुआ? अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्योमकेश बाबू। ये अंगूठी क्या सत्यकाम दास ने आपको तोहफे में दी थी? आप यकीन मानिए, भाभी चाय। अभी अभी थाने से आ रहा हूँ। सत्यकाम की बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया और उषापति जी ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। और भवानी जी, उन्हें खूनी को पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। मौत का समय रात 12 से 2 के बीच, गोली 45 बोर की। ड्राइंग बना के लाया हूं। गोली स्कैपुला के नीचे से घुसी थी, बाएं स्कैपुला के सीने में छेद करके दूसरी पसली में अटक गई। गोली नीचे से ऊपर गई थी और बाएं से सीधे बीच में। और कोई चोट का निशान नहीं। हाँ, पेट में शराब मिली थी। ना मिली होती तो मैं हैरान होता। भाभी चाय पिलाओ। मैं आ गई हूँ, ये लीजिए, ये लो। उससे पहले तो उसका गला सूख रहा है। धन्यवाद। ये लो। गोली नीचे से ऊपर की ओर गई, बाईं ओर से बीच में, यानी जिसने गोली चलाई उसने रास्ते की बाईं ओर झाड़ियों में छिपकर गोली चलाई। मुझे कुछ पूछना है। क्या? उसने बैठकर गोली क्यों चलाई?
उसने बैठकर गोली क्यों चलाई? मैं तो नहीं बता सकता। मुझसे सलाह लेकर तो गोली नहीं चलाई थी ना। नहीं, जरा सोचो अजीत। तुम लोगों का मानना हम है, लोगों का नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार। हाँ जो भी हो, पोस्टमार्टम यानी पुलिस का मानना है हत्यारा फाटक में छिपकर बैठा था। अच्छा, अगर गोली झाड़ियों के अंदर से नहीं चली, दीवार के बाहर से अगर कोई गाड़ी में बैठकर। ये गाड़ी कहाँ से आ गई? अन्नपूर्णा। सही कहा। गेट लॉस्ट। अच्छा, यानी अगर कोई गाड़ी की सीट पर बैठकर गोली चलाए तब भी गोली नीचे से ऊपर जा सकती है। उस लड़की ने तो सत्यकाम की दी हुई अंगूठी अपनी उंगली में पहन रखी है। इसके अलावा सत्यकाम की संतान उसकी कोख में भी है। उफ, सब उलझ गया है, सब उलझ गया है अजीत। हाँ भाई, कुछ देर पहले अन्नपूर्णा के दर्शन जो हुए हैं, उलझ तो जाओगे। चुप रहो अजीत। अच्छा बॉम, आहिस्ता। सत्यकाम फाटक से घुसकर सामने के दरवाजे तक पूरा रास्ता चल कर गया। उसके बाद हत्यारे ने उसे गोली मारी। क्यों? यहां पर अजीत, यहां पर हत्यारे ने गोली क्यों नहीं चलाई? यहां गोली चलाने से उसे भागने में भी आसानी होती। तो फिर आओ। अच्छा, गोली कहां से चली? गोली कहां से चली थी? बाईं ओर से। बाईं ओर से, यानी यहां से। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर झाड़ियों के बीच से गोली नहीं चलाई गई थी तो। आ जाओ, आ जाओ। उससे भी बड़ी बात है ये चांदी की परत। उसे किसने, कब और किस वजह से वहां लगाया? समझे बेटा सत्यकाम, तुम्हारी मौत का रहस्य इस परत के पीछे छिपा हुआ है। सब कुछ उलझता जा रहा है ब्योमकेश। और उलझा देता हूं। कलकत्ता शहर में रात को चलने के लिए इलेक्ट्रिक टॉर्च की जरूरत नहीं होती। सत्यकाम के पास इलेक्ट्रिक टॉर्च क्यों थी? लेकिन फाटक से सामने के दरवाजे तक जाने के लिए तो होती है ना? क्या? फाटक से सामने के दरवाजे तक जाने के लिए नहीं। सोचो अजीत, सोचो सोचो सोचो। भाभी, थोड़ी चाय मिलेगी? अजीत, सत्यकाम की अंतिम क्रिया हो गई क्या? हाँ। यानी घर वाले बाहर निकले थे। पुलिस ने अगर कल तलाशी ली होती तो रिवॉल्वर घर में ही मिलता, और आज नहीं मिलेगा। यानी कि ये घर वालों का काम है? सितांशु के साथ एक बार बात करनी होगी।
सत्य, मुझे जरा चाय पिलाना। अभी नहीं। कल लोकल थाने से पता चला तुमने रथ तला के दरोगा का खून किया था। अच्छा, जैसे तुम्हें अपने पिता से प्यार था वैसे ही अपनी बहन से भी प्यार करते होगे, है ना? सितांशु, मैं तुमसे साफ साफ एक बात पूछता हूं। मैं चाहता हूं तुम बिना घुमाए फिराए इसका साफ साफ जवाब दो। सत्यकाम का खून करने की इच्छा कभी तुम्हारे मन में जागी थी? क्या हुआ भैया, कुछ कहना है? देख रहा हूँ। ज्यादा खुजली हो रही है ना तो इलाज करवा। अगर उसे आंख उठाकर देखा ना तो तेरा कीमा बना डालूंगा। जा। जा। मुझे मारेगा। तुझसे कितनी बार कहा है कि रात को दरवाजा बंद रखा कर। बंद कर। सत्यकाम की वजह से तुम्हारे मामा मामी में बहुत अशांति लगी रहती होगी। अशांति? हाँ, अशांति यानी झगड़ा फसाद, डांट फटकार, चीखना चिल्लाना। मामा और मामी में तो कोई बात नहीं होती। बात नहीं होती? कब से? जब से मैं उन्हें देख रहा हूं। अच्छा, तुम्हारी मामी किस तरह की महिला है? वो झगड़ा करती है क्या? नहीं, वो शांत स्वभाव की हैं। ब्योमकेश बख्शी। नमस्ते, मैं उषापति बोल रहा हूँ। हाँ उषापति जी, बोलिए। आपने तो सुना ही होगा कि आज सवेरे ही सत्यकाम की अंतिम क्रिया संपन्न हो गई है। थोड़ी देर पहले ही मैं पुलिस स्टेशन गया था। वो लोग तो मुझे कोई खबर नहीं दे पाए, इसलिए मैंने आपको फोन किया है ताकि आप बता सकें आपकी छानबीन अभी कहाँ तक पहुंची है। वक्त लगेगा उषापति बाबू। आपकी पत्नी अब कैसी हैं? क्या बताऊं कैसी है, उसी की तो फिक्र है। पूरी तरह से टूट गई है। मैं सोच रहा था कि उसे कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घुमा लाता हूं। हो सकता है इससे उसके दिल को थोड़ी। हाँ, अच्छा, जाएंगे कहाँ ये तय किया है? नहीं नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं सोचा है, लेकिन कलकत्ते के बाहर कहीं भी जा सकता हूँ। अच्छा ब्योमकेश बाबू, पुलिस को कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? नहीं, पुलिस को बताकर जाने से कोई आपत्ति नहीं होगी। यही सही रहेगा, तो मैं ऐसा ही करूंगा। क्या कहूं ब्योमकेश बाबू, कलकत्ता में अब दम घुटने लगा है। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ। अच्छा उषापति बाबू। हाँ बोलिए। जितने दिन बाहर रहेंगे तो क्या दुकान भी बंद रहेगी? नहीं नहीं, दुकान बंद करने से कैसे चलेगा। वो हमारे खजांची बाबू हैं ना, धनंजय बाबू, वही संभालेंगे। और सितांशु से भी कहूंगा कि वो दुकान में ही बैठे। सोच रहा हूँ अब से दुकान का काम उसे ही सौंप दूं। अपना कहने को तो और कोई है नहीं मेरा। अच्छा, क्या आप अभी दुकान जाएंगे? नहीं ब्योमकेश बाबू, आज मैं नहीं जाऊंगा, मन नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, नमस्ते। हाँ नमस्ते। धनंजय जी नमस्ते। कुछ बात करने आया हूं आपसे। दुकान के पुराने कर्मचारियों से सुन रहा था, हालांकि मुझे भी ऐसा लगता है कि आप बस हिसाब किताब के लिए ही कलम नहीं चलाते हैं। आपके अंदर
एक छुपा हुआ हुनर है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, है ना? तो अगर मुमकिन हो तो उसकी एक झलक दिखा दीजिए। हाँ, एक मिनट बता। अच्छा। एक मिनट। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। वर वधु की जोड़ी मानो शिव पार्वती, सुचित्रा देवी का हाथ थामकर उषा बने पति। शुभकामना के साथ धनंजय मंडल एवं सुचित्रा एम्पोरियम के सभी कर्मचारी। इस घटिया कविता में आखिर तुम्हें क्या दिख गया भाई? साहित्य से नजर हटा के जरा तत्वों पर ध्यान दे साहित्यकार महाशय। तत्व की बात? शिव पार्वती का मिलन हुआ, वर वधु की जोड़ी बनी, सुचित्रा देवी का हाथ थामकर उषा पति बन गए। आए मेरे अंधे दोस्त, शुरू से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। देखो यार, सुचित्रा देवी के साथ उषापति बाबू की शादी होने पे धनंजय जी ने खुशी से गदगद होकर घटिया कविता लिखी। इससे ज्यादा मैं कुछ देख नहीं पा रहा। अरे शादी की तारीख देखो। 2 माघ 1321 शुक्रवार 12 फरवरी 1915। मुझे फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। अरे क्या हुआ? सत्यकाम से उम्र पूछने पर उसने जन्म की तारीख बताई थी, याद है? हाँ याद है, उसने बताई थी, लेकिन तारीख याद नहीं। हाँ, इसीलिए तुम साहित्यकार हो और मैं सत्यन्वेषी, मुझे याद है। तुम्हें तो शायद ये भी याद होगा कि तुम्हारा अन्नप्राशन कब हुआ था, साल। रुको, इस साल तारीख से सत्यकाम की हत्या का क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है अजीत, जरा दिमाग लगाओ। देखो, वो घटिया कविता सुनने के बाद मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। साफ साफ बताओ, खून किसने किया? अब भी नहीं समझे खून किसने किया? नहीं, मैं नहीं समझा। तुम ही बताओ किसने किया। सत्य, आज खाने में क्या बना है? क्या? अरे इसे ना भाभी करेले की सब्जी खिलाइए, इसका चरित्र बिगड़ता ही जा रहा है। अब तो बताओ, खून किया किसने है? क्या हुआ बताओ ना। देखा आपने? देवर जी, टिकट का इंतजाम हुआ? टिकट? रुकिए, पहले ये मामला सुलझ जाए। मामला सुलझ गया है। इनकी शक्ल देखकर नहीं समझ पाए? सच कह रही? बोमकेश, बोमकेश, हाँ? अब खुलासा करने में कितनी देर लगाओगे भाई? अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। सब्र का फल मीठा होता है अजीत। अरे धत, थोड़ा इंतजार करो, बस हो गया। हो गया। रुक जाओ अजीत, रुक जाओ। सत्या, इसे पकड़ो। हाँ कहिए। हाँ, मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। हाँ हाँ, आता हूं। ठीक है, मैं अकेला ही आता हूं। ठीक है। अच्छा, अजीत। हाँ बोलो। हावड़ा स्टेशन पे जाकर देखो टिकट्स मिलेंगी या नहीं। मैं अभी आया सत्या।
अरे आप यहाँ हैं। देखिए मैं अकेला ही आया। ओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। यहां रख देता हूं। जगमगा रहा है ना? मामूली चांदी की परत दरवाजे पर लगी थी। घर में किसी को पता नहीं क्यों। आपको भी नहीं पता होगा ना? आपसे मेरा अनुरोध है उषापति बाबू, इस रहस्य का खुलासा हो जाने पर, और मुझे यकीन है कि वो जल्दी हो जाएगा, ये जो चांदी की परत है ये मैं रखना चाहता हूं। ओह, आपको एक और जरूरी चीज देनी है। ये आपने हैंडराइटिंग तो पहचानते ही होंगे ना? धनंजय बाबू की तमाम उम्र की इकलौती काव्य कृति, कितने प्यार से संभाल कर अपने पास रखा था उन्होंने, आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये मुझे... हाँ, ये तो आप ही की शादी का उपहार है। मेरी दिलचस्पी है उस तारीख में। तारीख तो देखिए जरा। आपकी और सुचित्रा देवी की शादी हुई थी 12 फरवरी 1915 में, और सत्यकाम का जन्म हुआ 7 जुलाई 1915। यानी शादी के 5 महीने पूरे होने से पहले ही आपके बेटे का जन्म हो गया। अब सारी बातें खुल के बताएंगे क्या उषापति बाबू? तब मैं सुचित्रा एम्पोरियम का एक मामूली शॉप असिस्टेंट था। अपनी बहन के ससुराल में तुम काफी दिनों से रह रहे हो, तुम्हें मुश्किल तो होती होगी। हाँ, थोड़ी मुश्किल होती है सर। मैं अपने सुचित्रा एम्पोरियम के खास कर्मचारी को इस हाल में बिल्कुल नहीं देख सकता। नहीं 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 नहीं, आज से तुम मेरे घर में ही रहोगे। आपके घर में? नहीं नहीं सर, दुकान के बाकी कर्मचारी बहुत ताना मारेंगे सर। और वैसे भी मैं आपका कोई खास संबंधी नहीं हूं कि आपके घर में... तो अगर तुम मेरे खास संबंधी बन गए तब तो तुम्हें कोई इतराज नहीं होगा ना? मैं कुछ समझा नहीं सर। तुम्हारे साथ मैं अपनी बेटी सुचित्रा, यानी जिसके नाम से ये सुचित्रा एम्पोरियम है, उसकी शादी करवाना चाहता हूं। पता है, बचपन में परियों की कहानी में पढ़ा था। रास्ते के भिखारी के संग राजकुमारी की शादी। मेरी हालत भी कुछ वैसी ही है। सुचित्रा,
सुचित्रा, अब मैं समझा क्यों आपने एक गरीब कर्मचारी के साथ अपनी बेटी की शादी करवाई। देखो उषापति, सुचित्रा नादान है, उसकी मां नहीं है। जवानी के जोश में उससे एक छोटी सी भूल हो गई। आजकल तो घर घर में जाने क्या क्या होता रहता है, बस बाहर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। खैर, जो होना था सो हो गया। मेरी सुचित्रा में और कोई भी बुराई नहीं है। आप मुझे माफ कीजिए, इस कलंक का बोझ मैं नहीं उठा सकता। सुनो उषापति, सुनो, तैश में मत आओ, मेरी बात तो सुनो। मेरे साथ दुकान पे चलो। नहीं, मैं आपकी दुकान में भी काम नहीं करूंगा, मैं आज ही चला जाऊंगा। ठहरो, आज से सुचित्रा एम्पोरियम के तुम आधे हिस्सेदार हो, मेरे पार्टनर। हाँ, और ये विल मैंने पहले ही बना रखी थी। आज से दुकान में जैसे मेरा हुक्म चलता है वैसे तुम्हारा भी हुक्म चलेगा। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। ये रहा तुम्हारा ऑफिस और ये रहा तुम्हारा चेयर। आज से तुम इसी चेयर पर बैठोगे। चलो बैठो, जाओ बैठो। ये रही तुम्हारी हिस्सेदारी की वसीयत। अच्छी तरह से पढ़कर दस्तखत कर देना। अचानक इतने पैसों का लालच संभाल नहीं पाया। तब से मैं ससुराल में ही रहने लगा, लेकिन मेरी पत्नी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं बना। पर बाहर वालों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। धनंजय बाबू जी कहिए। मैं सुचित्रा को लेकर विदेश जा रहा हूँ उसका इलाज करवाने। इस वजह से मुझे वहाँ करीब साल भर रहना पड़ेगा। तो उषापति बाबू भी जाएंगे? नहीं नहीं, उषापति चला गया तो दुकान कौन संभालेगा? मेरी गैर हाजिरी में दुकान की सारी जिम्मेदारी उषापति की होगी। देखिए, आप लोग हर तरह से उसकी मदद कीजिए। हाँ, जरूर जरूर करेंगे। करीब 1 साल बाद मेरे ससुर जी विलायत से लौट आए। सुचित्रा की गोद में था उसका बेटा, लेकिन वो 2 महीने का था या 5 महीने का, ये कोई समझ नहीं सकता था। प्यारा मुन्ना, और थोड़ा बस हो गया। हाँ। हो गया ये लो। रोते नहीं उसके बाद इस घर में शुरू हुई हमारी बेजान प्रेमहीन जीवन यात्रा।
एक के बाद एक साल बीतते गए और साथ ही सत्यकाम भी बड़ा होने लगा, लेकिन लंपट बाप का गंदा खून उसकी रगों में बह रहा था और उसे सही राह पे लाने से पहले ही उसके चरित्र का एक और रूप सामने आया। जैसे जैसे सत्यकाम बड़ा होता गया, उसके खून ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। जानते हैं ब्योमकेश बाबू, हर खून के दाग मिट जाते हैं, लेकिन ऐसे खून के दाग कभी नहीं मिटते। वो अपने निशान छोड़ ही जाते हैं। उसने अपने नाना जी को इस तरह से वश में कर रखा था कि वो सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। अच्छा ब्योमकेश बाबू, आप ही बताइए, अपनी पत्नी की नाजायज औलाद से कोई पुरुष कभी भी प्यार कर सकता है क्या? उस पर से जब ऐसा चरित्र हो तो? इसीलिए सत्यकाम मेरे और सुचित्रा के बीच सारी जिंदगी कांटों की एक दीवार बना रहा। सत्यकाम को अपने जन्म की सच्चाई के बारे में कब पता चला? मेरे ससुर जी की मौत के ठीक बाद ही। दरअसल वो अपना हिस्सा उसके नाम कर गए थे। सत्यकाम, तू शराब पी कर आया है? ठीक है, नहीं पीते पीते। देखो, मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है कि इतनी रात गए इस तरह से घर में मत आना। मेरा घर है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ। किसी के बाप का क्या जाता है? देखो सुचित्रा, मैं कह रहा था कि बाप रे, आप भी कहने लगे? कहिए कहिए। सत्यकाम, मेरे घर में ऐसी आवारागर्दी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आवारागर्दी? आवारागर्दी की शुरुआत मैंने की है क्या? क्यों? जवाब नहीं है ना? मेरे ससुर जी की मौत के बाद धीरे धीरे दुकान की हालत खराब होने लगी। सत्यकाम अपनी अय्याशी का हर्जाना भरने के लिए बेहिसाब पैसे खर्च करने लगा। यहां तक कि ब्योमकेश बाबू, शरीफ घर की लड़कियों ने उसके डर से धीरे धीरे दुकान में आना बंद कर दिया। और ठीक उसी वक्त हमारे घर में एक ऐसी घटना घटी। जिस बेटे के लिए सारी जिंदगी एक निर्दोष इंसान को सजा मिली, वही बेटा आज क्या कर रहा है? देख रहे हो ना सहदेव काका, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। एक के बाद एक। हे भगवान, मेरा प्रायश्चित क्या अब तक पूरा नहीं हुआ? बताओ, अब और सहा नहीं जाता। थोड़ा पानी पी लीजिए ना। मेरे गले से नहीं उतरेगा। सहदेव काका, अब जाओ, मुझे कुछ देर अकेले रहने दो। जाओ जाओ। क्या हुआ? बड़ा
उसकी बहन जी आई थी, बीबी जी को खरी खोटी सुना के चली गई। क्यों? छोटे मालिक ने उनकी बेटी के साथ। ठीक है, और उसी दिन आपने तय किया कि सत्यकाम को खत्म करना होगा। लोग ये कभी नहीं मानेंगे कि बाप ने बेटे का खून किया। और वैसे भी सत्यकाम के कई दुश्मन थे। बड़ी आसानी से शक के घेरे में वही लोग आएंगे। फिर भी आपने इस तरह से इस काम को अंजाम दिया कि आप पर कोई शक न कर सके। और इसलिए आपने एक अनोखी तरकीब निकाली। पहले आपने एक चांदी की परत तैयार की, फिर शनिवार की रात घर वालों के सोने के बाद और सत्यकाम के घर लौटने से कुछ देर पहले, करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, आपने उस परत को सामने के दरवाजे पर चिपका दिया। सच में क्या तरकीब लगाई है आपने, सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए। और एक रिवॉल्वर, जिसे बेशक आपने पहले ही ले रखा था। बशीर मियां, वहां कोई आपसे मिलने आया है। उसके बाद लगभग 12 बजे के करीब शराब के नशे में धुत सत्यकाम फाटक से घुसते ही बिल्कुल आपकी कल्पना के मुताबिक टॉर्च की रोशनी में उस परत को देख पाया। और अच्छी तरह से देखने के लिए जैसे ही वो उसकी ओर झुका, छोटे मालिक, ये क्या हो गया? छोटे मालिक। उषापति बाबू, आपने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे ये लगे कि गोली पीछे से चलाई गई है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि गोली ऊपर से चलाई गई है। उस परत को देखे बिना मैं भी समझ नहीं पाता। लेकिन एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपने उस परत को हटाया क्यों नहीं, बताइए। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आप तफ्तीश करने आएंगे।
उस वक्त आपको थोड़ा बुरा तो लगा था ना? हाँ? ब्योमकेश बाबू, पिछले 19 सालों से मैं और मेरे पति एक बेजान सी जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अतीत का सब कुछ भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करूं। थोड़ी शांति चाहिए। आपसे अनुरोध है कि इस बात को और आगे मत बढ़ाइए। ठीक है, नहीं बढ़ाऊंगा। ये क्या? आप वाकई पुलिस को नहीं बताएंगे? नहीं बताऊंगा। ये काम शायद आपके सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हो रहा है, यानी नियमानुकूल ब्योमकेश बाबू। आपने बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन देखिए, सत्यकाम ने मुझसे कहा था कि उसका खून हो सकता है और होने के बाद मुझे उसका कारण ढूंढना है, सत्य का पता लगाना है। मुजरिम को पुलिस के हवाले करने की जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है ना। और वैसे भी कानून से बढ़कर एक और धर्म है, न्याय धर्म। इससे मैं, अच्छा ठीक है, हाँ, खुश रहिए। अब तुम दोनों ही बताओ, मैंने गलत किया क्या? नहीं, लेकिन मैंने तो सोचा था बस अन्नपूर्णा ने ही खून किया होगा। नहीं, देखो, जो लड़की अपने प्यार को दुनिया से हटा सकती है, वही अपनी कोख में उसी प्यार की आखिरी निशानी को पाल भी सकती है। मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। नहीं सत्या, वो लड़की सच में सत्यकाम से प्यार करती थी। नहीं ब्योमकेश, उस अन्नपूर्णा की आंसुओं को देखकर तुम पिघल गए थे। तुम मुझसे आंसुओं की बात कर रहे हो? द्रौपदी के आंसू देखकर 5 पांडव कुरुक्षेत्र कर बैठे थे। आंसुओं की अहमियत तुम क्या समझोगे? ब्रह्मचारी, बेकार की बात मत करो। अरे गुस्सा मत हो अजीत। अब देखो ना, बसंत ऋतु में जवान लड़के लड़कियां ही ज्यादा घायल होते हैं, लेकिन उम्र दराज भी पीछे नहीं हटते। मुझे पूरा यकीन है अजीत, अगर ये बसंत काल नहीं होता ना, तो उषापति बाबू कभी भी सत्यकाम का खून नहीं करते। शुक्र है उस खजांची धनंजय बाबू ने प्रेम स्वरूप अपनी कविता संभाल कर रखी थी। फिर से वही उषा बने पति। ऐसा मत कहो अजीत, वो उस बेचारे की जिंदगी की एक लौती साहित्यिक रचना है। बिल्कुल वरना सही। जरा सोचो, क्या कोई इतने साल पुराना उपहार इतना संभाल के रखता है? उसे देखे बिना मैं कभी भी इस रहस्य का खुलासा नहीं कर पाता। चलो, बहुत हुआ। देवर जी, हाँ? टिकट का क्या हुआ? ओ हाँ, ये लीजिए। ओह, मिल गई आपको? लेकिन 2 टिकटें क्यों? आप नहीं चलोगे?
रहने दीजिए भाभी, बेकार में वहाँ आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। आपके पति की तरह मेरा चरित्र खराब थोड़ी है। शुक्र है जान छूटी। सत्य, चलो। कहाँ चल दिए? नाइट शो विचित्रा में चरित्रहीन। बायोस्कोप। अच्छा, तभी सोचूं भाभी जी आज इतना सज धज के क्यों बैठी हैं। अच्छा चलो चलो चलो, और देर मत करो, और समय बर्बाद मत करो। चलो। खुद तो अपने चरित्र का उल्लेख करने चल पड़े हो, अब मैं यहाँ अकेले बैठकर क्या करूं? दिल में क्या है तुम्हारे ये मुझे पता है, लेकिन नहीं है कोई लाभ। कभी तो हमें अकेला छोड़ दो, आज है अपना मिलाप। वाह 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 वाह। पर अचानक काफिया मिला के कविता बोलने का क्या कारण है भाई? कारण मेरे इस बार के सत्य की खोज की कहानी को काफिया मिला के कविता के छंद में लिखना शुरू करो। चलो सत्य। कविता की तरह जासूसी कहानी? पता है, मैं साफ देख सकता हूं अजीत बंदोपाध्याय द्वारा लिखित, माफ करना, ब्रह्मचारी अजीत बंदोपाध्याय द्वारा लिखित ये काव्य रचना जासूसी साहित्य में क्रांति लाने वाली है। क्या कहते हो अजीत? हो जाए? चलो। कविता के छंद में जासूसी कहानी, वो भी पूरा काफिया मिला के। हो जाए।